स्कोर आइडिया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को देखने जा रहे हैं, यानी कि इंडियन स्पेस प्रोग्राम को देखने जा रहे हैं। यह टॉपिक जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरियस एग्जाम्स में आपको इसके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसमें हम लोग जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स को भी कवर करेंगे। और ये टॉपिक जो है साइंस एंड टेक के सब सेक्शन स्पेस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर हमें भारत के स्पेस प्रोग्राम की बात करनी हो तो सबसे पहले हमको देखना होगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को, जिसको हम लोग इसरो के नाम से भी जानते हैं। इसरो जो है एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1969 में, ऑन 15 अगस्त 1969 को। और इसरो का एस्टेब्लिशमेंट डॉक्टर विक्रम साराभाई के द्वारा किया गया था, जो कि इसरो के फर्स्ट चेयरपर्सन भी है। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटका में स्थित है और करेंट में इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथन। और एस स्वामीनाथन जो है 10th चेयरपर्सन है इसरो की। तो फर्स्ट चेयरपर्सन डॉक्टर विक्रम साराभाई और लेटेस्ट अभी इनकम्बेंट चेयरपर्सन कौन है, तो एस स्वामीनाथन। इसरो के ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट की बात अगर हम लोग करें तो इसरो आता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के तहत। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को लीड करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कि एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के। और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का मेन पार्ट जो है वो कौन है, इसरो। और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के ही जो सेक्रेटरी होते हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं चेयरमैन या चेयरपर्सन ऑफ इसरो। और इसरो के अंतर्गत वेरियस जो है रिसर्च लेबोरेटरी, स्पेस सेंटर्स और इंस्टीट्यूशंस लाई करते हैं, जो कि आपको लिस्ट में देखने को मिल रहे हैं। इसरो के करेंट चेयरपर्सन एस सोमनाथ की अगर हम लोग कैरियर की बात करें तो इन्होंने 1985 में इसरो को ज्वाइन किया था और अब तक 15 सक्सेसफुल सैटेलाइट मिशन को अंजाम दे चुके हैं। और ये 2018 से 2022 तक जो है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। इनका सबसे बड़ी उपलब्धि एज ए डायरेक्टर GSLV Mark 3 को बनाने का था। और ये अब रिप्लेस कर रहे हैं डॉक्टर के सिवन को, जिन्हें हम क्या रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो इसरो के 9th चेयरपर्सन डॉक्टर के सिवन को रिप्लेस करके अब आ रहे हैं एस सोमनाथन। डॉक्टर के सिवन से पहले जो ये 8 फॉर्मर चेयरपर्सन रहे हैं इसरो के, इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले नाम आता है डॉक्टर विक्रम साराभाई का, जो 1969 से 1971 तक इसरो के एज ए चेयरपर्सन रहे और इसरो को बनाने में मेन जो है योगदान इनका था, जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। और इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं डॉक्टर सतीश धवन से, जो तीसरे जो है चेयरपर्सन थे इसरो के और सबसे लॉन्गेस्ट चेयरपर्सन थे, जिन्होंने कुल 12 साल तक इसरो का एज ए चेयरपर्सन उसे लीड किया। इसरो की कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स को हम देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहला साइट है सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। दूसरा है थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, जो कि केरल के तिरुवनंतपुरम शहर में स्थित है। और तीसरा है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के फ्रेंच गुयाना का कोरू स्पेस सेंटर। तो ये पहला साइट है, मैप में आप देख पा रहे हैं, जहां से इसरो सैटेलाइट को लॉन्च करता है। और ये दूसरा साइट है थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, जहां से सैटेलाइट का लॉन्चिंग व्हीकल यानी कि रॉकेट्स को तैयार किया जाता है और उसको टेस्ट किया जाता है। तीसरा जो साइट है वो फ्रेंच गुयाना में, जो इंडिया से बाहर है। और यहाँ जो है हम लोग जो है देखने जा रहे हैं सतीश धवन स्पेस सेंटर का वो लॉन्चिंग पैड, जहां से इसरो अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है। तो आप देख सकते हैं ये जो प्लेस है वो बे ऑफ बंगाल के नजदीक है, आंध्र प्रदेश में है सतीश धवन स्पेस सेंटर। और ये इसका एक लॉन्च पैड है, जहां से इसरो जो है रॉकेट के माध्यम से सैटेलाइट को लॉन्च करता है। और ये जो प्लेस है वो श्रीहरिकोटा आइसलैंड पे है। श्रीहरिकोटा आइसलैंड
पे ही स्थित है सतीश धवन स्पेस सेंटर। और जो है बगल में जो है रॉकेट लॉन्चिंग व्यू गैलरी भी है। और ये श्रीहरिकोटा आइसलैंड जो है पुलिकिट लेक और जो है बे ऑफ बंगाल के बीच में स्थित है। इसरो अपना नया स्पेस सेंटर बना रहा है जिससे कि वो वहां से जो है सैटेलाइट्स को लॉन्च कर पाए। पहले इसरो का सैटेलाइट लॉन्चिंग पैड अभी हम लोग ने जो देखा वो सतीश धवन स्पेस सेंटर था जो कि श्रीहरिकोटा में था। यहाँ पे 2 लॉन्च पैड हैं। और इसके बाद जो दूसरा बन रहा है वो बन रहा है तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टनम में। और ये जगह थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यहाँ बनाने के लिए इसरो का एक इम्पोर्टेंट काम ये भी है कि देखो जो भी श्रीहरिकोटा आइसलैंड से जो है इसरो सैटेलाइट्स को लॉन्च करती थी उसको थोड़ा जो है कर्व पाथ में मूव करना होता था क्योंकि बीच में श्रीलंका का एयर स्पेस आ रहा था। अगर कोई रॉकेट मान लो बाय द वे बाय मिस्टेक कहीं से भी जो है अपना पाथ खो देती तो श्रीलंका पे हरदम खतरा मंडरा रहा होता। इसीलिए जो है डायरेक्ट रूट के लिए इसरो कुलशेखरपट्टनम को अब चूज किए है ताकि वो वहां से जो है सैटेलाइट को इजीली लॉन्च कर पाए। तो करंट अफेयर्स के जो है व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसरो का जो है दूसरा स्पेस सेंटर कहाँ पे है तो कुलशेखरपट्टनम में। और कुलशेखरपट्टनम में ये जो लॉन्च पैड बन के तैयार होगा वो तीसरा हो जाएगा क्योंकि पहले 2 लॉन्च पैड जो है स्थित हैं कहाँ पे तो सतीश धवन स्पेस सेंटर में। तो देखो याद रखना स्पेस सेंटर हो जाएगा 2 और लॉन्च पैड हो जाएंगे 3। तो 3 लॉन्च पैड हो जाएंगे भारत में अगर जो है भारत जो है कुलशेखरपट्टनम को बना लेता है तो 3 लॉन्च पैड हो जाएंगे और 2 सेंटर हो जाएंगे। लॉन्च पैड, लॉन्चिंग व्हीकल, रॉकेट और सैटेलाइट ये चीजें क्या होती हैं इसको समझने के लिए इस पिक्चर को आप देख सकते हैं। इसके माध्यम से हम लोग समझ रहे हैं। तो देखो ये जो बेस है या फिर ये जो होल्ड करने का स्ट्रक्चर है ये हो गया आपका लॉन्च पैड और इसने होल्ड करके रखा है इस रॉकेट को। ये हो गया जो है लॉन्चिंग व्हीकल। लॉन्चिंग व्हीकल जो है लेकर के जाएगा, व्हीकल है, गाड़ी है। और ये इसका लॉन्च पैड। तो लॉन्चिंग व्हीकल बेसिकली क्या होता है तो रॉकेट होते हैं जो कि सैटेलाइट को स्पेस में ले जाते हैं। सैटेलाइट को स्पेस में ले जाने के लिए जो है एस्केप वेलोसिटी के बराबर वेग चाहिए होता है, वेलोसिटी चाहिए होती है जो रॉकेट के माध्यम से जो है प्राप्त किया जा सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या लॉन्चिंग व्हीकल हो गया। और ये जो माउंटेड होता है ऊपर में ये होता है सैटेलाइट। इसको हम लोग जो है एक वीडियो के माध्यम से भी देख पा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं लॉन्च पैड, लॉन्चिंग व्हीकल और रॉकेट्स यानी और सैटेलाइट्स को। तो देखो ये लॉन्च पैड है और लॉन्च पैड से रॉकेट चल दिया यानी कि लॉन्चिंग व्हीकल जो है आसमान में ऊंचाइयों को छू रहा है और धीरे धीरे जो है ये पृथ्वी से दूर जा रहा है अंतरिक्ष में। और अंतरिक्ष में जब पहुंच रहा है यानी कि स्पेस में जब पहुंच रहा है तब ये रॉकेट जो है अलग हो जा रहा है। और रॉकेट के अलग होने के बाद जो है सैटेलाइट जो है ऑर्बिट में जो है यानी कि अपने कक्षा में स्थापित हो जा रही है और पृथ्वी का चक्कर काटने लगेगी। भारत में इसरो का जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बिगिनिंग हुआ था यानी कि शुरुआत हुआ था वो सबसे पहला जो सैटेलाइट छोड़ा गया था उसका नाम था आर्यभट्ट जो 19 अप्रैल 1975 को यूएसएसआर के मदद से छोड़ा गया था। उसके बाद 7 जून 1979 को जो है भारत का दूसरा उपग्रह भास्कर को छोड़ा गया था। और 1980 में रोहिणी भारत का इंडिजीनियस यानी भारत द्वारा निर्मित जो है प्रक्षेपण यान ASLV-3 के द्वारा कक्षा में स्थापित किया गया था, ऑर्बिटर में स्थापित किया गया था। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों नाम याद रखिएगा। इसमें जो है पहला सैटेलाइट, फर्स्ट सैटेलाइट पूछेगा तो नाम हो जाएगा आर्यभट्ट। और फर्स्ट जो है रॉकेट जिसके द्वारा भारत के अपने सैटेलाइट्स को छोड़ा गया था तो वो हो जाएगा SLV-3।
यानी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल 3, SLV। इसके बाद बात करते हैं हम लोग भारत में इसरो का जो इम्पोर्टेंट रोल है। तो इसरो का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है जो है टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में, और जो है ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज में, और ब्रॉडबैंड यानी इंटरनेट सर्विसेज में। और इसरो जो है अपना जो भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन करता है या संचार उपग्रहों को छोड़ता है उसे हम लोग इनसेट और जीसेट बोलते हैं। इसके अलावा इसरो अर्थ ऑब्जर्वेशन यानी भू पर्यवेक्षण में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके द्वारा जो है मौसम का पूर्वानुमान, डिजास्टर मैनेजमेंट और जो है रिसोर्सेज की मैपिंग की जाती है, जिसमें 3 तरह के जो है सैटेलाइट को यूज किया जाता है, रिसैट को, कार्टोसैट को और रिसोसैट को। रिसोसैट से आप इजीली समझ सकते हो, एग्जाम में पूछा जाएगा कि रिसोसैट सैटेलाइट से क्या किया जाता है। तो रिसोर्सेज सैटेलाइट है, यानी संसाधनों की मैपिंग किस सैटेलाइट के द्वारा इसरो से किया जाता है, तो रिसोसैट सैटेलाइट के माध्यम से किया जाता है। और इसके अलावा इसरो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपना नेविगेशन के क्षेत्र में, यानी नौवहन के क्षेत्र में। यानी कि जो भी जो है ट्रैफिक मूवमेंट है उसको लोकेट करने के लिए जो है, जैसे हम लोग जीपीएस यूज करते हैं, तो अब जो है नेविगेशन के लिए इसरो के द्वारा अपना ओन जीपीएस, इंडियन जीपीएस लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है नाविक। नाविक का नाम पहले जो है IRNSS था, और IRNS जो है इसका फुल फॉर्म है इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम। और इसमें कुल 7 सैटेलाइट्स को यूज किया जाता है, जिससे कि क्लियर जो है इमेजेस और इंपॉर्टेंट लोकेशंस को इजीली लोकेट किया जा सकता है। वर्ल्ड में अलग अलग इंपॉर्टेंट सैटेलाइट सिस्टम जो है यूज किया जाता है, और जैसे कि पहले हम लोग यूज करते थे जीपीएस, जो कि जीपीएस सैटेलाइट सिस्टम जो है नेविगेशनल सिस्टम जो है ये किसका है, तो ये यूएस का है। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है कि जीपीएस किसके द्वारा जो है यूज किया जाता है या किसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया है, तो यूएस के द्वारा। और ग्लोनास, ग्लोनास किसके द्वारा है, मतलब रसिया का नेविगेशनल सिस्टम या जीपीएस सिस्टम का नाम क्या है, तो ग्लोनास। ऐसा ही यूरोपियन यूनियन का, यूरोपीय देशों का जो है नेविगेशनल सिस्टम कौन सा है, तो गैलीलियो है। और चाइना का जो है जीपीएस सिस्टम जो है यानी कि नेविगेशनल सिस्टम है, इसका नाम है कौन, बाइडू। और इंडिया का जो नेविगेशनल सिस्टम है जिसका नाम है IRNSS, और जिसको अब हम लोग बोल रहे हैं क्या, तो नाविक। और इसमें कुल कितने सैटेलाइट हैं, तो 7 सैटेलाइट हैं। और पहली सैटेलाइट कब छोड़ी गई थी, तो 2013 में। और इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सैटेलाइट कौन से नेविगेशनल सिस्टम में यूज किया जाता है, तो जीपीएस नहीं बल्कि गैलीलियो में यूज किया जाता है। और इसमें नंबर ऑफ सैटेलाइट्स की संख्या कितनी है, तो 40 है। जैसा कि भारत में स्पेस एजेंसी है, वैसा ही वर्ल्ड में कई सारी स्पेस एजेंसियां हैं जो अपने अपने देश को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे भारत में जो है स्पेस एजेंसी इसरो है, वैसे ही यूएसए में वहां की स्पेस एजेंसी नासा है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। वैसे ही जापान में है जैक्सा, और रूस में है रॉसकॉस्मोस, फ्रांस में है सीएनईएस, और चीन में है सीएनएसए। दोनों के नाम में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है, आप कंफ्यूज मत होना। फ्रांस में सीएनईएस है और चीन में चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी सीएनएसए है। और स्पेस एजेंसी है इजराइल स्पेस एजेंसी यानी आईएसए। यहां पर याद रखने के लिए हम लोग याद कर सकते हैं कि फ्रांस जो है वो कहाँ का है, तो फ्रांस जो है यूरोप में है। तो यूरोप में सबसे पहला वर्ड है ई, तो इसमें ई आना चाहिए, तो CNES। यहाँ पे यूरोपियन स्पेस एजेंसी के नाम से भी आप याद कर सकते हैं। हाल के वर्षों में इसरो ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट किए हैं, जो कि भारत के स्पेस प्रोग्राम में एक माइलस्टोन की तरह, एक मील के पत्थर की तरह हो गई है।
उसमें सबसे पहला है निशार, फिर गगनयान, फिर प्रोजेक्ट मिशन, फिर मिशन शक्ति और भुवन पोर्टल। तो एक के बाद एक इसरो ने लगातार ऐसे प्रोजेक्ट किए हैं जो कि भारत के इतिहास में, भारत के स्पेस इतिहास में काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट लेके के आए हैं। तो एक एक करके हम लोग देख रहे हैं। निसार इसरो का एक ज्वाइंट मिशन है जिसमें नासा यानी कि अमेरिकन स्पेस एजेंसी और इंडियन स्पेस एजेंसी यानी कि इसरो मिलकर के एक सिंथेटिक अपर्चर रडार सिस्टम का डेवलपमेंट करेंगी, जिसे कि अर्थ सरफेस पे होने वाले छोटे से छोटे जो है चेंजेस को भी एब्जॉर्ब किया जा सके। इस अपर्चर रडार से कोई भी छोटी सी छोटी वस्तु, इवन वो जो है 4 इंच की भी हो, उसमें भी मेजरमेंट किया जा सकता है और इसमें होने वाले कोई भी चेंजेस को आराम से लोकेट किया जा सकता है। इससे अर्थ सरफेस पे होने वाले कोई भी जो है माइक्रो चेंजेस को भी लोकेट किया जा सकता है, ऑब्जर्व किया जा सकता है। इसके थ्रू ज्वालामुखी विस्फोट होने से पहले ही वहां सूचना या उसकी चेतावनी दिया जा सकता है। इसके अलावा ग्राउंड वाटर सप्लाई को भी मॉनिटर किया जा सकता है और साथ ही साथ जो है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है आइस की लेयर्स है, बर्फ की जो लेयर है, उसके पिघलने की दर को भी निगरानी किया जा सकता है। इस उपग्रह को 2022 में जो है श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर यानी कि सतीश धवन स्पेस सेंटर के लॉन्चिंग सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। गगनयान इसरो का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मिशन है। गगनयान में इसरो बेसिकली क्या कर रहा है कि अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजने की तैयारी कर रहा है। गगनयान मिशन से जो है भारत उन 4 एलाइड कंट्रियों में शामिल हो जाएगा जो अपने जो है किसी व्यक्ति को अंतरिक्ष में भेजे हैं। और गगनयान मिशन जो है इस साल 2022 में लॉन्च किया जाना है और यह तब होगा जब भारत अपने आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, यानी अपने इंडिपेंडेंस की 75th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहा होगा। इस मिशन में कुल 10,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और इसमें जो है कुल 3 लॉन्च को किए जाएंगे, जिसमें 2 लॉन्च जो है मैन मिशन नहीं होगा, केवल सैटेलाइट्स को और ऑर्बिटल मॉड्यूल को लॉन्च किया जाएगा। और लास्ट में जो है एक जो है मैन मिशन, 3rd नंबर का जो मिशन होगा उसमें मैन मिशन लॉन्च किया जाएगा और इसमें कुल 3 जो है लोग को भेजा जाएगा पहली बार अंतरिक्ष में और इन 3 अंतरिक्ष यात्रियों में से 1 महिला भी होंगी। इसमें जो है इस गगनयान मिशन के लिए GSLV मार्क 3 जो है रॉकेट का प्रयोग किया जाएगा, यानी जो है गगनयान मिशन का जो मैन मिशन है उसका जो लॉन्चिंग व्हीकल है उसका नाम क्या है, तो GSLV मार्क 3, जिसको वर्तमान इसरो के अध्यक्ष के द्वारा तैयार किया गया है। इससे जो है श्रीहरिकोटा आइसलैंड से कुल 16 मिनट में जो है अर्थ ऑर्बिट में स्पेस के में पहुंचा दिया जाएगा। और ये ऑर्बिटल मॉड्यूल, देखो जो मैन मिशन होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल मॉड्यूल। ये ऑर्बिटल मॉड्यूल कुल 5 से 7 दिन तक स्पेस में रहेगा, उसके बाद जो है पृथ्वी पर वापस लौट आएगा और ये गुजरात तट पे आएगा, जिसको जो है इंडिया में पिक कर लिया जाएगा। तो आप देख पा रहे हो इसमें जो है क्या हो रहा है कि जो है श्रीहरिकोटा से जो है लॉन्च किया जा रहा है ऑर्बिटल मॉड्यूल को और अंतरिक्ष में कुल जो है 5 से 7 दिन गुजारने के बाद ये डी बूस्ट होता हुआ डिसेंट ट्रेजेक्टरी को फॉलो करता हुआ गुजरात के तट के करीब अरेबियन सी में गिरेगा। प्रोजेक्ट नेत्र इसरो का इंडिजीनियस प्रोजेक्ट है जिससे इसरो एक अर्ली वार्निंग सिस्टम को डेवलप कर रहा है, जिससे कि अंतरिक्ष में जो स्पेस जंक है यानी कि जो स्पेस डिब्री है यानी कि उपग्रहों का जो मलबा है उससे जो होने वाले लॉन्च को जो है प्रोटेक्ट कर पाएगा। देखो क्या है कि स्पेस में वैसे
सैटेलाइट्स जो अब बेकार हो चुकी हैं, उनके पुर्जे आज भी अंतरिक्ष में घूम फिर रहे हैं। तो उनके टक्कर से बचने के लिए ये प्रोजेक्ट नेत्र की शुरुआत की गई है इसरो के द्वारा। देखो स्पेस डिब्री क्या होता है उसको समझते हैं। देखो सबसे पहले जब 1916 के जो है डिकेड में जब जो है स्पेस प्रोग्राम को शुरू किया गया था, तब बहुत कम स्पेस डिब्री हुआ करती थी। यानी ओवर द ईयर धीरे धीरे जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा डेवलप होने लगी। बहुत सारे सैटेलाइट्स को और से अर्थ और ऑर्बिटल में भेजा जाने लगा, और जिससे बहुत सारे सैटेलाइट्स होंगी और पुरानी पड़ गई सैटेलाइट्स के बहुत सारे कचरे आज भी अंतरिक्ष में घूमते हैं, जिसे हम अंतरिक्ष डिब्री भी कहते हैं। और अब हमें अपनी पृथ्वी अंतरिक्ष से कुछ इस तरह की दिखती है। अब हम लोग बात करते हैं इसरो के मिशन शक्ति को। मिशन शक्ति बेसिकली अंतरिक्ष में भारत का एक शक्ति प्रदर्शन है। इसके तहत भारत कोई भी ऐसी सैटेलाइट जो भारत के स्पेस को जो है वायलेट कर रही हो, उसको भारत चाहे तो अपनी एंटी सैटेलाइट सिस्टम से जो है मार गिरा सकता है। ये उपग्रह नाशक यानी एंटी सैटेलाइट सिस्टम है। और मिशन शक्ति में इसरो जो है बहुत सारी बैटरियों को लगाया रहेगा, जिसे मिसाइल को लॉन्च किया जा सके। यानी कोई भी ऐसी सैटेलाइट जो भारत में अनवांटेड काम को कर रही है, उसको भारत जो है चाहे तो आराम से मार के गिरा सकता है। इसमें बेसिकली होगा क्या कि भारत का जो है एक मिसाइल तैयार रहेगा, और जैसे ही कोई ऐसी सैटेलाइट जो भारत को हार्म कर सकती है, भारत को सीक्रेट लोकेशंस को मॉनिटर कर सकती है, उसको मार गिराने के लिए भारत इस टेक्निक का यूज करेगा, जिसे हम मिशन शक्ति कहते हैं। इसमें भारत अपने सीमा में आने वाली कोई भी अनवांटेड सैटेलाइट को मार गिराएगा। तो ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इसरो का एंटी सैट सिस्टम, जिसे हम मिशन शक्ति के नाम से जानते हैं। थैंक्स टू इसरो। अब हम लोग बात कर रहे हैं भुवन पोर्टल की। भुवन पोर्टल जो है एक तरह से हमारी डिपेंडेंसी को कम कर रहा है, और साथ ही साथ जो है हमारे नेविगेशन सिस्टम को मजबूती प्रदान कर रहा है। देखो होता क्या है कि जब भी आप गूगल इमेजेस को देखोगे, जैसे आप हमारी कोचिंग को देखोगे ऊपर से, तो आपको जो है बहुत क्लियर इमेजेस नहीं दिखेंगे। इसका मेन कारण है कि जो है ये इमेजेस गूगल इमेजेस हैं, और ये इंडियन कंपनी के द्वारा तैयार नहीं किया गया है। तो भारत ने इसरो और मैप माई इंडिया नामक कंपनी ने मिल करके एक पोर्टल बनाया है, जिसमें जो है क्लियर विजन को दिखाया जाएगा इंडिया के जो है तकरीबन 7.5 लाख जो है विलेजेस को, और साथ ही साथ 7,500 जो है इंपॉर्टेंट सिटीज को भी। तो भुवन पोर्टल से बहुत सारी समस्याओं को हम लोग हल कर सकते हैं, जिसमें पहला ये हो गया, पहला लोकेशन जो है कोई फॉरेनर कंट्री हमें नहीं लोकेट कर सकती है। दूसरा हो गया सही अपने देश का सही मैपिंग। सही मैप कोई देश दूसरे देश का नहीं दिखाता है, उसके अपने पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं, जिसके वजह से वो मैप को सही से नहीं दिखा सकता। तो इंडिया अपने मैप को अपने जो है सरकारी और वास्तविक सीमाओं को दर्शाएगा थ्रू द भुवन पोर्टल। और तीसरा है इसमें आत्मनिर्भर भारत, यानी भारत भुवन पोर्टल के माध्यम से जो है आत्मनिर्भर हो जाएगा, विदेशी कंपनियों की डाटा को शेयर करने से बच जाएगा। और ये इसरो के कुछ इंपॉर्टेंट जो है आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि आदित्य L1। आदित्य L1 जो है सूर्य को अध्ययन करने के लिए यानी सोलर प्रोब मिशन है। और इसके बाद मंगल ग्रह की सफलता के बाद दूसरा मंगल मिशन यानी MOM-2 को भी इसी साल लॉन्च होने का जो है इसरो तैयारी कर रहा है। और तीसरा है मिशन विनस, यानी
पृथ्वी की जुड़वा बहन वीनस यानी शुक्र पर पहुंचने के लिए भारत जो है उसको एक नया मिशन के तहत देख रहा है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और साथ ही साथ शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। थैंक्स।